अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी स्टूडेंट, तो हमने हमारे ग्रामर हाउस कोर्स का आगाज़ कर दिया है। कल हमने इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर बनाया था जो आप तक पहुंच चुका है। उम्मीद है कि आप सब ने देखा होगा और आप लोगों को ये समझ भी आ गई होगी कि ग्रामर हाउस को हमने किस तरह से बिल्ड किया था। मैं एक बार थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब भी कोई घर बनाया जाता है तो सबसे पहले उसकी बुनियाद बनाई जाती है, फिर उसकी दीवारें बनाई जाती हैं, फिर उसमें भीम लगता है, फिर उसके बाद छत बनती है, ठीक है, फिर एग्जॉस्ट बनता है और फिर जो है ना दरवाज़ा बनता है। तो हम यहाँ पे जो है ना बेस के लिए हम यहाँ पे यूनिट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर को इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो दीवारें हैं, दीवार है उसमें जो ईंटें लगती हैं वो ईंटें हमने यहाँ पे 8 किस्म की ईंटें इस्तेमाल की हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को इस्तेमाल किया है और यहाँ पे भीम के लिए हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया है और यहाँ पे जो है छत के लिए हमने टेंस को इस्तेमाल किया है और दरवाजे के लिए हमने वर्ब को इस्तेमाल किया है और एग्जॉस्ट के लिए हमने आर्टिकल को इस्तेमाल किया, ठीक है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, जो हमारी स्टडी है वो आज से स्टार्ट हो रही है, इस लेक्चर में स्टार्ट हो रही है। तो पहला हमारा टॉपिक जो है वो कौन सा है? लेटर, हरफ। तो हम यहाँ से बुनियाद से स्टार्ट करेंगे। ये स्ट्रक्चर दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो जर्नी है, हमारा जो सफ़र है, हमारा जो कोर्स है वो कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक ख़त्म होगा, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है हरफ, जिसको हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हरफ, लेटर, ठीक है। तो लेटर से पहले इंग्लिश ग्रामर में कुछ भी नहीं था, ठीक है। जो स्टार्ट है ना इंग्लिश ग्रामर का वो लेटर से स्टार्ट होता है। इंग्लिश लैंग्वेज का जो स्टार्ट है ना वो लेटर से स्टार्ट होता है, हरफ से स्टार्ट होता है। तो लेटर के बारे में मैंने यहाँ पे एक छोटी सी तहरीर लिखी है जो इसके बारे में हमें बताती है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि किसी भी ज़बान की छोटी से छोटी इकाई हरफ कहलाती है। कि यहाँ पे मैंने किसी भी ज़बान को जो है ना यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। किसी भी ज़बान का मतलब है कि कोई भी ज़बान हो, चाहे वो उर्दू ज़बान हो, चाहे वो सिंधी ज़बान हो, चाहे वो जर्मन हो, चाहे वो चाइनी हो, चाहे वो कौन सी भी ज़बान हो, अगर उसकी हरफ नहीं है, अगर उसकी लेटर नहीं है तो वो जो है वो ज़बान जो है ना वो ज़बान नहीं कहलाती, ठीक है। छोटे से छोटी इकाई, अब इकाई का मतलब ये है कि छोटा सा छोटा पोर्शन। जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसकी जब छोटी से छोटी कोई चीज़ अगर जिससे वो मिलकर बनती है तो उसको हम इकाई बोलते हैं, ठीक है। तो फिर से मैं यहाँ पे रीड कर लेता हूँ। किसी भी ज़बान की छोटी से छोटी इकाई हरफ कहलाती है। इसलिए दुनिया में कोई भी ज़बान हरफ के बगैर वजूद में नहीं आ सकती, क्योंकि हरफ ही मिलकर अल्फाज बनाते हैं। अगर हम इंग्लिश ग्रामर की बुनियादी इकाइयों को आपस में मिलाएं तो चेन की तरह मंदरजा झील ताल्लुक़ बनता है, ठीक है। कोई भी ज़बान अगर वजूद में उसको लाना है तो सबसे पहले उसकी हरफ यानी कि लेटर्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनकी हरफ नहीं है, जिनकी अल्फ़ाबेट नहीं है, तो वो लैंग्वेजेस है वो कभी भी जो है ना वजूद में नहीं आ सकी। तो वजह क्या है? उनके हरफ नहीं बन सके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम तो बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, तो हरफ मिलकर लफ्ज़ बनाते हैं, ठीक है। तो हरफ मिलकर लफ्ज़ बनाते हैं और अल्फाज मिलकर जुमला बनाते हैं। जुमले मिलकर नामुकम्मल फ़िक्रा बनाते हैं और नामुकम्मल फ़िक्रा मिलकर मुकम्मल फ़िक्रा बनाते हैं। जब यहाँ पर देखें छोटी छोटी इकाइयाँ, हमने बात की कि इंग्लिश लैंग्वेज की जो छोटी छोटी इकाइयाँ, अब इकाइयाँ कौन सी हैं? ये पहले हरफ है, उसके बाद जो है हरफ जो है ना हरफ मिलकर लफ्ज़ बनाते हैं और लफ्ज़ जो है ना वो अल्फाज लफ्ज़ जो है वो सिंगुलर है, अल्फाज जो है वो प्लूरल है। अल्फाज मिलकर जुमले बनाते हैं और जुमले मिलकर नामुकम्मल फ़िक्रा बनाते हैं और नामुकम्मल फ़िक्रे मिलकर जो है वो मुकम्मल फ़िक्रा बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इनको कंप्लीट जो है ना जोड़ भी दिया है। तो यहाँ पे देखें लेटर जो है ना वो मिलके वर्ड बनाता है, वर्ड मिलकर फ्रेज़ बनाते हैं, फ्रेज़ मिलकर क्लॉज बनाते हैं और क्लॉज मिलकर सेंटेंस बनाते हैं। अगर इसको हम उर्दू में देखें तो सबसे पहले हरफ होते हैं, वो हरफ मिलकर लफ्ज़ बनते हैं, फिर लफ्ज़ मिलकर जुमले बनाते हैं और जुमले मिलकर नामुकम्मल फ़िक्रे बनाते हैं और नामुकम्मल फ़िक्रे मिलकर मुकम्मल फ़िक्रे बनाते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी इकाइयाँ हैं जो मिलकर जुमले तक का सफ़र करती हैं और यहीं से फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं।
तो लेटर हरफ, ठीक है, हरफ की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो इंग्लिश में क्या होगी, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज़ कॉल्ड लेटर। जिस तरह मैंने यहाँ पे आप लोगों को उर्दू में बताया कि किसी भी ज़बान की छोटी से छोटी इकाई हरफ कहलाती है। इकाई से आप यहाँ पे परेशान ना होना, इकाई का मतलब होता है कि छोटी से छोटी चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश में क्या इसकी डेफिनेशन हो जाती है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज़ कॉल्ड लेटर। किसी भी ज़बान की छोटी से छोटी इकाई को हम जो है हरफ कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है HKMZ, ठीक है। ये मैंने इंग्लिश की जो लेटर हैं वो मैंने यहाँ पे लिए हैं, और यहाँ पे मैंने उर्दू के लेटर लिए हैं, देखें, जीम, हा, फे, वाव, लाम, सीन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सिंधी के भी ले लिए हैं कुछ अल्फाज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें कि RED, अब ये अल्फाज, ये जो लेटर हैं हमारे हरफ हैं वो मिलकर एक लफ्ज़ बना रहे हैं, ठीक है, एक वर्ड बना रहे हैं। यहाँ पर देखें BOOK या BOOK मिलकर जो है ना वो बुक बना रहे हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं कि लफ्ज़ रेड में 3 हरफ हैं और लफ्ज़ बुक में 4 हरफ हैं, ठीक है। अगर हम रेड लफ्ज़ को देखें तो इसमें कितने हरफ आ रहे हैं, RED, ठीक है, 1 2 3। और लफ्ज़ बुक में हम देखें BOOK। तो मज़ीद एग्जांपल्स के लिए आप कुछ ज़्यादा अल्फाज भी जो है ना देख सकते हैं कि उनमें कितने कितने हरफ जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम देखें कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें टोटल 26 लेटर्स है, यानी कि 26 हरफ हैं। और देयर आर 36 लेटर्स इन उर्दू लैंग्वेज, उर्दू जो लैंग्वेज है, उर्दू ज़बान है, उसमें 36 हरफ हैं। और देयर आर 52 लेटर्स इन सिंधी लैंग्वेज, और हमारी जो सिंधी लैंग्वेज है उसमें 52 हरफ हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो मुख्तलिफ़ ज़बानें हैं उनसे उनकी जो कितनी हरफ हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो कैपिटल लेटर्स हैं वो कौन से होते हैं, ये देखें यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है ABCDEF, तो ये आपको आती होगी, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो कैपिटल लेटर्स हैं, और स्मॉल लेटर्स ये रहे हमारे स्मॉल लेटर्स, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, तो यहाँ पे मैंने उर्दू और सिंधी की ऐसे ही बताई है क्योंकि मैंने यहाँ पे जो शामिल किया था कि एनी लैंग्वेज, किसी भी ज़बान की जो इकाई होती है, छोटी से छोटी इकाई होती है, तो उसको हम हरफ कहते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है ना उर्दू को और सिंधी को भी शामिल किया है, ठीक है। तो इंग्लिश के जो कैपिटल लेटर्स हैं यानी कि बड़ी ABC जिसको हम कहते हैं, वो ये अल्फाज, वो ये लेटर्स हैं, और जो स्मॉल लेटर्स हैं वो ये रहे। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक और अहम बात है जो हमें पढ़नी है, वो ये है कि देयर इज़ आल्सो अ डिफरेंस बिटवीन लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट, ठीक है। अक्सर तौर पर ये देखा गया है कि लोग जो है वो लेटर और अल्फ़ाबेट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, ठीक है। वो कभी कभार लेटर और अल्फ़ाबेट को जो है ना वो सेम कह लेते हैं कि ये लेटर और अल्फ़ाबेट जो है ना वो एक ही बात होती है, हालांकि वो एक बात नहीं होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि लेटर क्या होते हैं और अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट का मतलब होता है मुकम्मल हरूफ का सेट, यानी कि जब किसी लैंग्वेज की मुकम्मल हरूफ जो होते हैं उनका अगर हम सेट बनाएं तो वो अल्फ़ाबेट कहलाएंगे, ठीक है। और लेटर जो है वो क्या होगा, किसी हरूफ तहजी का कोई भी हरफ जिसे हम एक एक करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि सिंपल कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये देखें इंग्लिश के जो लेटर्स हैं A से लेकर Z तक के हैं यहाँ तक, ठीक है। तो इनको हम जो है ना वो अल्फ़ाबेट कहेंगे, क्योंकि ये एक कंप्लीट सेट है एक इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसका हरफ है ABCD से लेकर जो है वो Z तक कंप्लीट हरफ है, ठीक है। अगर इनमें से किसी भी एक को अगर मैं उठाता हूँ तो उनको हम जो है वो लेटर कहेंगे, हरफ कहेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने क्या किया है,
यहाँ पे देखें, मैंने H को सेपरेट लिखा था, K को सेपरेट लिखा था, M को अलग से लिखा था, Z को अलग से लिखा था। ठीक है, ये मैंने एक एक करके ये जो है ना हरफ उठाए थे, तो इनको हम क्या कह रहे हैं, हरफ कह रहे हैं। ठीक है, अब इन हरफ का एक मुकम्मल सेट है A से लेकर Z तक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ाबेट बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम उर्दू लैंग्वेज में अगर हम देखें तो अलिफ से लेकर ये तक जो भी हरफ हैं तो वो एक सेट है, तो उनको हम अल्फ़ाबेट कहेंगे। ठीक है, और सिंधी में अगर देखें तो वो भी अलिफ अक्स से लेकर ये तक जितने भी हरफ आते हैं तो उनको हम जो है अल्फ़ाबेट कहेंगे। अगर इन सारे अल्फ़ाबेट में से किसी एक अल्फ़ाबेट को हम अलग से लिखते हैं, तो यहाँ पे मैंने देखें उर्दू की भी मिसालें दी हैं, तो जीम है, फे, वाव, लाम, सीन। ठीक है, इनको अगर हमने अलग अलग से ले लिया, ये कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, ये सारे हरफ हैं। ठीक है, क्योंकि ये हरफ का कोई सेट नहीं है जिनको हम अल्फ़ाबेट बोलें। ठीक है, सिंधी के भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी मैंने कुछ हरफ लिए हैं, अलग से हमने इनको लिखा है, तो हम इनको हरफ कह रहे हैं। ठीक है, अगर इनका हम मुकम्मल सेट बनाएंगे, यानी कि अलिफ से लेकर ये तक लिखेंगे, तो ये अल्फ़ाबेट कहलाएंगे। अदरवाइज़ ये खाली जो एक एक सेपरेटली लिखा हुआ है, तो इनको हम क्या कहेंगे, हरफ कहेंगे। मज़ीद इसको हम देखते हैं कि अल्फ़ाबेट मीन्स अ कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स। ठीक है, इट कैन बी कंप्लीट सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स। ठीक है, हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से ही चलेंगे। तो अल्फ़ाबेट का मतलब होता है कि लेटर्स का एक मुकम्मल सेट। ठीक है, यानी कि ए से लेकर जेड तक जब हम लिखेंगे तो फिर हम उनको अल्फ़ाबेट बोलेंगे। ठीक है, पर उनको हम जो है ना वो लेटर्स नहीं कहेंगे। जब अल्फ़ाबेट में से कोई लेटर हम अलग से लिखेंगे तो उनको हम लेटर बोलेंगे। ठीक है, तो लेटर को हम देख लेते हैं यहाँ पे। व्हेन वी यूज़ दीज लेटर्स अल्फ़ाबेट सेपरेटली, दीज आर कॉल्ड लेटर्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये लेटर्स नहीं है, ये जो है ना गलती से मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, तो व्हेन वी यूज़ When we use these alphabets separately, these are called letters। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन अल्फ़ाबेट्स को अगर हम सेपरेटली यानी कि अलग से इस्तेमाल करेंगे तो उनको हम जो है ना वो लेटर्स कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि द वर्ड अल्फ़ाबेट कैन बी यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल सेंस। ठीक है, यूजुअली वी शुड नॉट ऐड एस विथ इट इन ऑर्डर टू मेक प्लूरल। ठीक है, अच्छा एक अहम गलती जो हम अक्सर करते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी पूछा जाता है कि सिंगुलर को प्लूरल बनाना और प्लूरल अल्फाज को सिंगुलर बनाना। ठीक है, वहाँ पे अगर अल्फ़ाबेट जो है वर्ड आ जाता है, तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि अल्फ़ाबेट जो वर्ड है वो सिंगुलर भी यूज़ होता है और प्लूरल भी यूज़ होता है। ठीक है, तो इसको प्लूरल करने के लिए एस लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने मिसालें लिखी हैं कि दीज आर अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अगर इस तरह से लिखा हुआ हो दीज आर अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये जो है ना वो गलत फ़िक्रा होगा। ठीक है, गलत जुमला होगा। दीज आर अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये सही करेक्ट होगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट ये जो अल्फ़ाबेट वर्ड है ना उसको प्लूरल करने के लिए हमें एस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर मैं अल्फ़ाबेट्स कहूँगा तो याद रखिए, तो इसका मतलब होगा कि हम किसी एक ज़बान की बात नहीं कर रहे होंगे, फिर हम जो है ना 2-3 ज़बानों की बात कर रहे होंगे। ठीक है, मैं कहूँ कि भाई सिंधी, उर्दू, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, के अल्फ़ाबेट्स। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँगा तो मैं सिर्फ अल्फ़ाबेट बोलूँगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सारे यहाँ से ए से लेकर जेड तक हमने लिखे हुए हैं, ये अल्फ़ाबेट हैं इंग्लिश के। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के, तो ये अल्फ़ाबेट्स नहीं हैं। ठीक है, हम अक्सर ये मिस्टेक करते हैं कि हम कहते हैं कि ए बी सी डी ये सारे 26 हैं। 26 जो 26 हरूफ हैं, तो हम इनको जो है 26 हरूफ हैं, तो हम इनको जो है ये कह सकते हैं
26 हरूफ हैं तो हम इनको अल्फ़ाबेट्स कहेंगे। तो ये अल्फ़ाबेट्स नहीं है, ये अल्फ़ाबेट है, ठीक है जी। तो ये एक लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है, ये अल्फ़ाबेट्स नहीं हैं। तो याद रखिएगा, इस चीज़ को हमेशा अपने माइंड में नोट कर लीजिएगा कि किसी एक लैंग्वेज की, पर्टिकुलर एक लैंग्वेज की अगर हम बात कर रहे होंगे तो उसके अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है। अगर सिंधी की बात करें तो अलिफ से लेकर ये तक हम अल्फ़ाबेट बोलेंगे, अल्फ़ाबेट्स नहीं बोलेंगे। अगर उर्दू की बात करें तो उस लैंग्वेज की भी हम अलिफ से लेकर ये तक जो है ना अल्फ़ाबेट बनाते हैं, अल्फ़ाबेट्स नहीं बनाते, ठीक है। तो इसके बाद हमारी जो इम्पोर्टेंट हमारी चीज़ आती है, हमारा लेक्चर आता है, जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ लेटर्स बाय देयर साउंड्स, ठीक है। अब जो लेटर हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है, उसके टाइप्स जो है वो साउंड के लिहाज से वो इसमें कौन कौन से जो टाइप आते हैं, ठीक है। एक वॉवेल्स और एक कंसोनेंट्स। अच्छा, वॉवेल्स को हमने यही पढ़ाया हुआ है, हमने बच्चों को यही पढ़ाया हुआ है कि भाई A E I O U ये वॉवेल्स हैं और बाकी सारे जो भी हर्फ बचते हैं वो सारे जो है ना वो कंसोनेंट्स हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो पहली, दूसरी, तीसरी जमात तक तो ठीक है, लेकिन जब उससे आगे की बात आती है तो फिर जो है ना बच्चों के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे आपको जो है क्लियर कॉन्सेप्ट बताऊँगा कि वॉवेल्स और कंसोनेंट्स में क्या जो है डिफरेंस है, ठीक है। तो देयर आर 20 वॉवेल्स एंड 24 कंसोनेंट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। साउंड के लिहाज से, अगर साउंड के लिहाज से अगर हम बात करें तो यहाँ पे 20 जो है वो 20 वॉवेल्स साउंड बन सकते हैं और 24 जो है ना वो कंसोनेंट साउंड बन सकते हैं। और यहाँ पे देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 44 साउंड्स बन सकते हैं, ठीक है। साउंड्स का मतलब अब क्या होता है, वो वॉवेल्स से बनते हैं और कंसोनेंट से बनते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए तमाम बहुत ही ज़रूरी है कि डू यू नो व्हाट इज़ डिफरेंस इन वॉवेल्स एंड कंसोनेंट्स। इसका हमें जो है वो कभी नहीं बताया गया कॉन्सेप्ट के वॉवेल्स और कंसोनेंट्स का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आइए हम वॉवेल्स और कंसोनेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम जानते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास एक पिक्चर है जो कि ह्यूमन आर्टिकुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। ह्यूमन आर्टिकुलेटरी सिस्टम यानी कि जो इंसान के पार्ट्स हैं, लंग्स से लेकर जो हमारे लिप्स तक जो भी पार्ट्स हैं वो इस पूरे सिस्टम को हम जो है ना आर्टिकुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि साउंड को किस तरह से जो है हम पहचान सकते हैं कि वॉवेल साउंड कैसे प्रोड्यूस होते हैं और कंसोनेंट साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो साउंड होता है वो असल में एक एयर प्रेशर है, ठीक है। हवा का प्रेशर है जिसको जो कि हमारे फेफड़ों में यानी कि लंग्स में प्रोड्यूस होता है और जिसको हम हमारे मुंह यानी कि हमारे लिप्स या फिर हमारे जो है नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए हम इसको एक्सहेल करते हैं, जिसको हम जो है ना एक्सपेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है। जब भी हम कोई अल्फाज लेते हैं तो सबसे पहले उसकी जो एयर है ना, हवा हमारे फेफड़ों में आती है और उसके बाद जब हम उस अल्फाज को बोलते हैं तो वो अल्फाज हमारे मुंह से बाहर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वॉवेल्स की, तो वॉवेल्स देखें, वॉवेल्स लेटर ऐसे लेटर्स हैं और उनका साउंड ऐसे है कि जब हम वॉवेल्स का साउंड अगर हम लेते हैं तो फेफड़ों से जैसे ही हवा प्रोड्यूस होती है वो बिना किसी हमारे जो पार्ट को टच किए जो है ना वो हमारे मुंह से जो है ना वो अल्फाज निकलता है। तो हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे एक लेटर में लिखता हूँ एलिफेंट, ठीक है, ELEPHANT, एलिफेंट। एलिफेंट का पहला लेटर क्या है? ई है, तो ई को हम क्या बोलते हैं? ई। एलिफेंट ए अगर आप बोले तो देखें हमारा जो भी हमारे फेफड़ों से लेकर हमारे मुंह तक कोई भी जो पार्ट है वो यूज़ नहीं हो रहा है, डायरेक्टली हवा हमारे मुंह से बाहर आ रही है, ए, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक और वर्ड लिखूँ ऑक्स, तो यहाँ पे ऑक्स, ठीक है। अगर सिर्फ ओ का लेटर हम यहाँ पर पढ़ें तो सिर्फ ओ
ओह कर रहे हैं तो ओह लेटर हमारा जो है ना सिर्फ एक हमारे फेफड़ों से हवा बाहर आ रही है, ठीक है, किसी भी पार्ट को हम यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम अम्ब्रेला की बात करें, UMBRELLA अम्ब्रेला की बात करें तो यहाँ पर देखें अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो की आवाज़ भी जो है ना वो हमारे फेफड़ों से डायरेक्टली हमारे मुंह से निकल रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गए वोवेल लेटर्स, ठीक है। वोवेल लेटर्स ऐसे होते हैं जिनका प्रेशर हमारे फेफड़ों से डायरेक्टली हमारे मुंह से निकलता है, ठीक है। प्रेशर बनता है हमारे फेफड़ों में और हमारे मुंह में निकलता है, तो इसको हम वोवेल्स लेटर्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कंसोनेंट्स कंसोनेंट्स साउंड हम किसको बोलते हैं? कंसोनेंट साउंड इसको बोलते हैं कि हमारे फेफड़ों से अगर कोई अल्फाज निकले, वो यहाँ से किसी भी अगर हम ऑर्गन को यूज़ करते हुए वो साउंड निकालें तो उसको हम जो है कंसोनेंट साउंड बोलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बोलूँ बुक, ठीक है, ये मैंने लेटर यहाँ पे लिखा, लेटर नहीं बल्कि वर्ड लिखा है बुक, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ बी का अल्फाज आ रहा है, ब मैंने इस्तेमाल किया तो मैंने यहाँ पे देखें मेरे दो होंठ आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है, ब। तो ये जो ब है वो कंसोनेंट साउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ केट, ठीक है, केट यहाँ पे मैंने लिखा, तो ये जो सी है, CAT केट, और यहाँ पे सी का जो साउंड वो क्या है, क साउंड जो आ रहा है वो देखिए हमारे हलक से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ टेबल, ठीक है, TABLE टेबल, तो यहाँ पे टी का साउंड अगर मैं देखूँ ठ, तो यहाँ पे मेरी जो ज़बान है वो मेरे दांतों के ऊपर वाले हिस्से को टच कर रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो वोवेल्स लेटर्स हैं, जो वोवेल्स साउंड होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली हमारी फेफड़ों से होकर बिना किसी ऑर्गन को टच किए, बिना किसी ऑर्गन को हम इस्तेमाल किए, वो हमारे मुंह से हवा खारिज होती है, हमारे मुंह से वो अल्फाज निकलता है, ठीक है। जैसे ए, ओ, यहाँ पे इस तरह के अल्फाज, ठीक है। और जब हम कंसोनेंट की बात करेंगे तो ब, क, ठ, टेबल, तो इस तरह के अल्फाज अगर हम यूज़ करेंगे तो फिर क्या होगा कि ये हम किसी न किसी ऑर्गन को हम यूज़ करके अल्फाज निकालेंगे। तो इसी तरह हम जब वोवेल के टोटल हम जो है ना 20 जो है ना वॉइसेस 20 साउंड बना सकते हैं, और कंसोनेंट्स के हम जो है कंसोनेंट्स के टोटल वाइज जो है ना वो हम 24 बना सकते हैं, ठीक है। तो 20 और 24 को मिक्स करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो है ना 44 साउंड बनते हैं, जो कि मैंने अभी प्रीवियस जो है ना पेज पे मैंने लिखा था। तो हम मैक्सिमम ये बना सकते हैं। अब कैसे कंसोनेंट्स के ज़्यादा अल्फाज हम कैसे बना सकते हैं? श, अब देखें श वर्ड जो है ना वो SH श, ठीक है। ये मैंने कैसे बनाया? मैंने अपनी ज़बान को जो है ना मैंने अपने ऊपर वाले हिस्से से टकराया श, तो एक अल्फाज बन के, तो एक साउंड बना, ठीक है। एक और साउंड बनाता हूँ च, ठीक है। उसके अलावा घ, ठीक है। इसके अलावा ढ। हम इस तरह के साउंड जो है ना टोटली हम साउंड 24 जो है ना वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा हमारी एबिलिटी नहीं है, ठीक है। और जो वोवेल्स के साउंड है वो 20 हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने सीखा कि वोवेल्स का कॉन्सेप्ट क्या है, कि वोवेल्स, उससे वोवेल का साउंड जो होता है वो हमारे फेफड़ों से डायरेक्टली हवा जो है ना हमारे मुंह से खारिज होता है, और बीच में कोई भी रुकावट नहीं होती है, ठीक है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होती है। और जब हम कंसोनेंट से साउंड की बात करते हैं तो हमारा कोई ना कोई ऑर्गन जो है ना वो बीच में डिस्टर्ब होता है, कोई किसी न किसी ऑर्गन के साथ जो है ना वो स्टक होकर बाहर निकलता है, तो उस साउंड को हम जो है ना वो कंसोनेंट्स कहते हैं।